एक समय में एक छोटे तालाब के किनारे एक मगरमच्छ रहता था। उसने एक भले ब्राह्मण से आग्रह किया कि वह उसे बनारस नदी के तट पर ले जाकर छोड़ दे, जिससे वहीं पर जीकर वह वहीं मर जाए। ब्राह्मण ने मगरमच्छ के आग्रह को बिना सोचे समझे स्वीकार कर लिया। उसने मगरमच्छ को अपने झोले में डाला और चल दिया बनारस की पवित्र नदी की ओर। वहां पहुंचकर जैसे ही ब्राह्मण ने मगरमच्छ को नदी में उतारना चाहा, मगरमच्छ ने तो ब्राह्मण को अपने बड़े बड़े जबड़ों में जकड़ लिया। और जैसे ही मगरमच्छ ब्राह्मण को मारना चाह रहा था, ब्राह्मण जोर से चिल्लाया, तुम कितने एहसान फरामोश प्राणी हो। तुम मेरा एहसान मुझे खाकर चुकाओगे। मगरमच्छ ने उत्तर दिया, मैं तो कुछ गलत नहीं कर रहा हूँ। नियम के अनुसार अपनी जान बचाने के लिए किसी दूसरे प्राणी की जान लेने में कोई दोष नहीं है। मैं आपसे सहमत नहीं हूँ। ब्राह्मण ने जोर देकर कहा। आखिर में यह तय हुआ कि वह ऐसे 3 न्यायाधीशों के पास जाकर न्याय मांगेंगे जो पक्षपात न करते हो। दोनों अब आम के पेड़ के पास पहुंचे। पूरी कहानी सुनने के बाद आम के पेड़ ने लंबी सांस भरी और बोला, इंसान हमारे पेड़ से फल खाते हैं, हमारी छाया का लाभ उठाते हैं और फिर जरूरत न होने पर हमें उखाड़ कर फेंक देते हैं। आम के पेड़ ने जो मगरमच्छ कर रहा था उसको सही माना। अब दोनों मिलकर एक बूढ़ी गाय के पास पहुंचे। पूरी कहानी सुनने के बाद गाय बोली, हाँ, मेरे ऊपर भी इंसानों ने कोई कृपा तो कभी नहीं की। वह मेरा दूध पीते हैं और जब पाते हैं कि मैं किसी काम की नहीं रही, मुझे कोई नहीं पूछता। अब दोनों को तीसरे न्यायाधीश का इंतजार था। ब्राह्मण और मगरमच्छ एक लोमड़ी के पास पहुंचे, परंतु अपना निर्णय देने से पहले वह बुद्धिमान लोमड़ी बोली, पहले आप लोग मुझे यह तो दिखाओ कि आप दोनों ने अपनी यात्रा कैसे की। यह सुनते ही बिना किसी भय के मगरमच्छ ब्राह्मण के झोले में वापस घुस गया। चालाक लोगों से सावधान रहना अच्छा है, क्योंकि उनकी सहायता करके हम खुद खतरे में पड़ सकते हैं। एक तालाब में 3 बड़ी मछलियां रहती थीं। उनमें बहुत गहरी मित्रता थी, परंतु उनकी सोच में बहुत फर्क था। उनमें से एक मछली बहुत समझदार थी। वह हर कार्य सोच समझ कर करती थी। दूसरी मछली बहुत बुद्धिमान, कार्यकुशल और हमेशा खुश रहती थी। पर तीसरी मछली हमेशा भाग्य पर ही विश्वास रखती थी। एक दिन समझदार मछली ने कुछ मछुआरों को झील के तट पर बातें करते सुना। मछली को उनकी बातें सुनने की उत्सुकता हुई। अब मछली को पता लगा कि मछुआरे अगले दिन मछलियों को पकड़ने की योजना बना रहे हैं। वह मछली भाग कर गई और उसने मछुआरों की योजना के बारे में अपने सब साथियों को बता दिया। समझदार मछली ने सुझाव दिया, चलो हम सब इस झील को छोड़कर कहीं दूसरी झील में चले जाते हैं। यहीं पास में झील में एक नाला भी है जो हमें दूसरी झील तक ले जा सकता है। वहाँ हम सब सुरक्षित हो जाएंगे। मुझे नहीं लगता कि हमें यह झील छोड़कर जाना चाहिए, बुद्धिमान मछली ने कहा। इससे अच्छा तो हम कोई और उपाय सोचें कि हम अपने आप को कैसे बचाएं जब मछुआरे हमें पकड़ने आए। तीसरी मछली ने सोचा, जो भी भाग्य में लिखा है वो तो होकर ही रहेगा, इसलिए चिंता करने की जरूरत नहीं है। हमेशा की तरह उसने सब कुछ भाग्य पर छोड़ दिया। समझदार मछली कोई खतरा मोल नहीं लेना चाहती थी। उसने तुरंत उस झील को छोड़ दिया। अब सिर्फ 2 मछलियां इस झील में रह गईं। अगले दिन मछुआरों ने झील में जाल फेंका। 2 मछलियां जो झील में छूट गई थी, जाल में फंस गईं। बुद्धिमान मछली ने तुरंत अपने आप को बचाने का उपाय सोच लिया। उसने मरा होने का नाटक किया। मछुआरों ने इस मछली को मरा समझकर जाल में से निकालकर बाहर फेंक दिया।
इस तरह मछली धीरे धीरे झील में पहुंच गई और उसने अपनी जान बचाई। तीसरी मछली, जो केवल अपने भाग्य पर विश्वास करती थी, ऊपर नीचे उछलती रही और इस खतरे से बचने का कोई उपाय न सोच पाई। इसलिए उसके भाग्य में तो मरना ही लिखा था बच्चों। भाग्य के सहारे सब कुछ छोड़ना मूर्खता है। गाने वाला गधा। बहुत समय पहले एक गांव में एक धोबी के पास एक बूढ़ा और एक कमजोर गधा था। दिन के समय धोबी उस गधे से पूरा काम लेता, पर रात को वह उसे खुला छोड़ देता था। एक रात घूमते हुए उसे एक सियार मिला। सियार को भी एक मित्र मिल गया। अब गधा और सियार साथ साथ घूमते और दोनों बहुत अच्छे मित्र बन गए थे। एक रात उन्हें रसीले बड़े खीरों से भरा एक बहुत बड़ा खेत दिखाई दिया। बस दोनों वहां गए और उन्होंने पेट भरकर खीरे खाए। फिर क्या था, शाम होते ही ये दोनों मित्र इस खेत में पहुंच जाते, छक कर खीरे खाते और कुछ ही समय में दोनों अच्छे मोटे तकड़े हो गए। एक रात जब वह खेत से रसीले खीरे खा रहे थे, गधे ने आकाश की ओर देखकर कहा, वाह, आज तो पूनम की रात है। देखो चांद कितना सुंदर है और तारे भी टिमटिमा रहे हैं। मेरा तो गाने को मन कर रहा है। सियार ने कहा, नहीं नहीं नहीं, तुम ऐसा मत करना, तुम खतरा मोल ले रहे हो। इस खेत के मालिक को अगर तुम्हारी आवाज सुनाई दी तो पत्थर मार डालेगा, और तुम्हारी आवाज मधुर भी तो नहीं है। तुम कितने बेसुरे हो। मुझे मालूम है, तुम मुझसे जलते हो। कहकर गधे ने अपनी बेसुरी आवाज में रेंगना शुरू कर दिया। खतरे को महसूस कर सियार चुपचाप जाकर खेत के एक कोने में बैठ गया। खेत का मालिक बड़ी बड़ी लठियां लेकर वहां पहुंचा। गधा अभी भी रेंग रहा था। माली ने गधे की खूब जमकर पिटाई की और एक बड़ा सा पत्थर उसके गले में बांधकर उसको खेत से बाहर निकाल दिया। अब सियार वहां से निकलकर बाहर आया। उसके गले में बड़ा पत्थर लटका हुआ देखकर मुस्कुराता हुआ बोला, लगता है तुम्हारे मधुर संगीत के लिए खेत के मालिक ने तुम्हें यह उपहार दिया है जो तुम्हारे गले में लटक रहा है। काश मैंने तुम्हारी बात मानी होती। गधे ने शर्म से कहा और धीरे धीरे सियार के पीछे चलता रहा। तो अच्छे मित्र की सलाह मानने में ही भलाई है। एक बार की बात है, दो जंगली बत्तख और एक कछुआ जंगल के एक तालाब में रहते थे। वो लोग बहुत अच्छे दोस्त थे। एक बार की गर्मी के मौसम में जंगल में भारी सूखा पड़ गया। इसके कारण तालाब सूखने लगा। अब ये तालाब हमारे रहने लायक नहीं रहा, चलो कोई और घर ढूंढते हैं। ऐसे एक बत्तख ने दूसरे से कहा। दूर कहीं एक नया तालाब ढूंढ लिया उन्होंने। फिर वो लोग अपने पुराने दोस्त कछुए को मिलने के लिए गए। कछुआ अपने दोस्तों से मिलकर बहुत ही खुश हुआ। दोनों बत्तख ने अपने नए तालाब की खूबसूरती की प्रशंसा की। कछुआ बेचारा रोने लगा और बोला, काश मेरे पास पंख होते तो मैं भी उड़कर वहां आ जा सकता। दोनों बत्तख ने जब कछुए की बात सुनी तो उन्हें बहुत ही दुख हुआ। वो अब अपने दोस्त को यहाँ नहीं छोड़ सकते थे। प्यारे दोस्त, अब हम तुम्हें यहाँ नहीं छोड़ सकते, उन्होंने कछुए से कहा। कछुए ने एक युक्ति लगाई। उसने कहा, अगर तुम दोनों अपने मुंह में एक लकड़ी के दोनों छोर पकड़ो तो मैं उसे बीच में से कस के अपने मुंह में पकड़ूंगा। इस तरह मैं तुम्हारे साथ नए घर में चल सकता हूँ। अच्छा उपाय है, बस तुम रास्ते में अपना मुंह मत खोलना वरना गिर जाओगे। ऐसा बत्तख ने कहा। कछुआ मान गया और वो हवा में उड़ने लगा। अपने बत्तख दोस्तों के साथ लकड़ी को अपने मुंह से पकड़कर जैसे ही वो एक गांव के ऊपर से उड़ने लगे, वहां लोग खुशी से चिल्लाए, अरे देखो, उड़ता हुआ कछुआ! कछुआ बड़ा उत्तेजित हुआ। उसने अपना मुंह खोला और वो गिर गया और उसका वहीं पर अंत हो गया।
दोनों बत्तख अपने दोस्त को खोकर बहुत रोए। जब वो अपने नए घर वापस लौट रहे थे तो एक बत्तख ने दूसरे से कहा, बेचारा कछुआ, उसे अपना मुंह बंद रखना चाहिए था। कभी कभी बात ना करना फायदेमंद होता है। वो उड़कर नीचे गए उसे ढूंढने के लिए। खुशकिस्मती से वो घास के एक बड़े ढेर पर गिरा था। बत्तख अपने दोस्त कछुए को जिंदा देखकर बहुत खुश हो गए। अब तुम समझ गए होंगे कि मुंह कब बंद रखना चाहिए। कछुआ बात को समझ गया और शर्म से उसका सर झुक गया। एक घने पेड़ पर एक सुंदर तोता रहता था। उसके दो छोटे छोटे बच्चे थे जो देखने में बिल्कुल एक जैसे लगते थे। एक दिन जब मम्मा तोता खाना लेने गई, एक शिकारी धीरे से उस पेड़ पर चढ़ा और घोंसले से उसने दोनों बच्चों को उठा लिया। और जब उनको झूले में डाल रहा था, एक तोता तो उड़ गया पर दूसरे को उसने झूले में डाल लिया और अपने घर ले गया। वहां से एक साधु महात्मा जा रहे थे। उन्होंने बड़े प्यार से उसे उठाया और अपने आश्रम ले। इस तरह दोनों तोते बड़े हो गए। एक तोता शिकारी के साथ और दूसरा साधु महात्मा के साथ आश्रम में पलने लगा। बहुत दिन बीत गए बच्चों। एक दिन एक राजा उस जंगल से गुजर रहा था। उसे एक आवाज सुनाई दी, मालिक, मालिक, आप तीर कमान उठाकर इस आदमी को तुरंत मार डालो। राजा ने अपनी गर्दन घुमाई और देखा, अरे यह तो तोता था। ये कैसी अजीब चिड़िया है। राजा ने सोचा और आगे बढ़ गया। साधु महात्मा की कुटिया में पहुंचकर वह पानी पीने अंदर गया। राजा ने अब दूसरे तोते के पिंजरे की ओर देखा। ये भी ऐसा ही तोता होगा जिससे मैं अभी मिलकर आ रहा हूँ। स्वागत है, स्वागत है, हे महान राजा, तुम्हारा इस घर में स्वागत है। सुनकर राजा आश्चर्य में पड़ गया। सोचने लगा, देखने में तो शिकारी का तोता भी बिल्कुल ऐसा ही दिखता था, परंतु स्वभाव में कितना अंतर है। राजा पिंजरे के पास गया और बोला, मैंने जंगल में एक तुम जैसा तोता देखा था, जो देखने में तो तुम्हारे ही जैसा था, पर स्वभाव में बड़ा कठोर था। क्या वह शिकारी के घर में रहता था? तोते ने पूछा। हाँ हाँ, वही था वो तोता। राजा ने तुरंत उत्तर दिया। तोते की आंखों में दुख के आंसू बह निकले और उसने राजा को बताया, वही तो मेरा बेचारा भाई है। हम दोनों एक ही घोंसले में रहते थे। एक दिन जब मेरी माँ दाना चुगने गई हुई थी, एक शिकारी ने हम दोनों भाइयों को अपने जाल में फंसा लिया। मैं तो बचकर निकल गया और मेरा भाई उसी शिकारी के पंजे में फंस गया। मेरा बेचारा भाई शिकारी के साथ रहकर उसके जैसा ही क्रूर बन गया। पर मेरे मालिक बहुत अच्छे हैं, साधु प्रवृत्ति के हैं, इसलिए मैं ऐसा हूँ। अच्छी संगति का अच्छा प्रभाव और बुरी संगति का बुरा। एक समय एक बड़ी पहाड़ी के नीचे मंदविष नाम का एक सांप रहता था। वह अब बूढ़ा हो चला था और भोजन की तलाश करने के लिए वह बहुत कमजोर हो गया था। अब उसने सोचा, अब बिना प्रयत्न किए मुझे भोजन प्राप्त करने के बारे में सोचना चाहिए। जल्दी ही उसे एक उपाय सूझा। वह एक ऐसे तालाब के किनारे गया जिसमें बहुत से मेंढक रहते थे और उदास मुंह बनाकर तालाब के किनारे बैठ गया। समय बीतने लगा। एक मेंढक जो रोज सांप को उदास देखा करता था, पूछने लगा, साहब, आजकल आप शिकार नहीं करते? सांप बहुत दुखी आवाज में बोला। हाँ मित्र, कल रात मैंने भूल से एक ब्राह्मण के बेटे को काट लिया था और वो मर गया। उसने गुस्से में मुझे शाप दिया कि तुम्हें अब पूरा जीवन अपने शिकार की सेवा करनी होगी और जो भी तुम्हें वो खाने को दे उसी पर तुम्हें अपना जीवन निर्वाह करना होगा। इसीलिए मैं तुम्हारी सेवा करने यहाँ आया हूँ। बहुत जल्दी ये कहानी
मेंढक के राजा के पास पहुंची। वह स्वयं सांप के पास गया कि उसे पता तो लगे जो वह कह रहा है वह सच है क्या। चालाक सांप ने मेंढक राजा को पूरा विश्वास दिला दिया कि वो जो कह रहा था वह बिल्कुल सच है। मेंढक राजा बहुत प्रसन्न हुआ और सीधे उस चालाक सांप की पीठ पर चढ़कर बैठ गया। यह देखकर बाकी मेंढक भी अपने राजा की तरह अपनी खुशी जाहिर करने लगे और सांप को अपनी सफलता पर खुशी का ठिकाना न रहा। अगले दिन सांप मेंढक को अपनी पीठ पर बिठाकर धीरे धीरे टहलने लगा। तो एक मेंढक ने आगे आकर सांप से पूछा, मित्र, तुम पहले की तरह तेज क्यों नहीं चलते? मेरे पास खाने को कुछ नहीं है। चालाक सांप ने उदास होकर जवाब दिया, मैं तेज चलने में बहुत कमजोरी महसूस कर रहा हूँ। ठीक है, तो सबसे छोटा मेंढक जो तुम्हारी पूंछ पर पड़ा है तुम उसे खा सकते हो। मेंढकों के राजा ने कहा। यह सुनकर तो सांप की खुशी का ठिकाना न रहा। उसने जल्दी से झपट्टा मारकर एक मेंढक को खा लिया। इस प्रकार रोज मेंढक राजा सांप की पीठ पर चढ़ते और अंत में सांप को एक मेंढक खाने को कह देते। इस तरह से बहुत दिन बीत गए बच्चों, और सांप तालाब के लगभग सारे मेंढक खा चुका था, एक मेंढक राजा को छोड़कर। अरे, इस बारे में तो मेंढक राजा भी अनजान थे। अगले दिन मेंढक राजा ने सांप की पीठ पर घूमने के बाद फिर वही शब्द दोहराए। पूंछ के पास बैठे आखिरी मेंढक को तुम खा सकते हो। सुनते ही सांप ने जल्दी से राजा मेंढक को निगल लिया। इस प्रकार सारी मेंढक प्रजा का दुखद अंत हो गया। उन्होंने चालाक दुश्मन का विश्वास जो किया था बच्चों, बिना सोचे समझे कार्य का अंत हमेशा दुखद होता है। एक समय में एक बूढ़ा शेर एक जंगल में रहता था। वह जंगल का राजा भी था। जब यह शेर बूढ़ा हो गया तो उसने एक मंत्री रखने का विचार किया। अब राजा ने लोमड़ी को अपना मंत्री बनाने की सोची, क्योंकि वह सब जानवरों से ज्यादा बुद्धिमान मानी जाती है। लोमड़ी बहुत बेमन से शेर की बात मानी। वह राजा की बात टाल भी तो नहीं सकती थी ना। शेर राजा ने अपने मंत्री को उसकी जिम्मेवारी समझाते हुए बताया, मैं तो जंगल का राजा हूँ, इसलिए शिकार करने नहीं जा सकता। इसलिए अब ये तुम्हारी जिम्मेदारी रहेगी कि मेरे भोजन के लिए तुम्हें रोज एक जानवर लाना होगा। लोमड़ी के पास और कोई चारा नहीं था। उसे अपने राजा के लिए भोजन ढूंढने जाना ही पड़ा। रास्ते में उसे एक गधा मिला। गधे को देखते ही लोमड़ी को एक उपाय सूझा। लोमड़ी ने गधे को किसी तरह से शेर महाराज का मंत्री बनने के लिए मना लिया। शेर तो पहले से ही भूखा खाने के इंतजार में बैठा था। जैसे ही उसने गधे को देखा, वह उसको झपटा और उसने उसे मार डाला। चालाक लोमड़ी ने सोचा, मैंने अपनी बुद्धि से गधे को यहाँ तक तो ले आई, इसलिए सबसे अच्छा भोजन मेरे ही हिस्से में आना चाहिए। जैसे ही शेर भोजन खाने बैठा, लोमड़ी बड़े मधुर स्वर में बोली, महाराज, आप बहुत थके हुए लगते हैं। आप भोजन से पहले स्नान कर लें तो भोजन का आनंद दुगना हो जाएगा। शेर ने लोमड़ी की सलाह मानी और वह स्नान करने चला गया। लोमड़ी ने मौके का फायदा उठाया और गधे का दिमाग, जो सबसे अच्छा भोजन था, वह जल्दी जल्दी खा लिया। शेर राजा स्नान करके लौटे, भोजन करने बैठे तो पाया कि गधे का दिमाग तो वहां था ही नहीं। शेर ने प्रश्न भरी नजरों से लोमड़ी की ओर देखा। चालाक लोमड़ी ने हंसते हुए कहा, अगर गधे का दिमाग होता तो वह आपका मंत्री बनना क्यों स्वीकार करता? सोच समझकर कार्य किया जाए तो सदा सफल होता है। एक जंगल में चिड़ियों का एक झुंड रहता था। वह भोजन की खोज में रोज दूर उड़कर जाया करती थी। खाने की खोज में वह भूखी और थकी बहुत दूर निकल गई। रास्ते में उन्हें बरगद के पेड़ के नीचे कुछ चावल बिखरे मिले। भूखी तो चिड़िया थी ही,
उन्होंने प्रसन्नता से जल्दी जल्दी चावल खाने शुरू किए। अचानक उन्हें आभास हुआ वह तो जाल में फंस गई हैं। अब तो वह हिल भी नहीं सकती। अब चिड़ियों की मुखिया को एक उपाय सूझा। उसने सब चिड़ियों को बुलाकर कहा, चलो हम एक साथ जाल को लेकर उड़ चलें, नहीं तो हम सब खतरे में पड़ सकती हैं। सभी चिड़ियों ने मुखिया का समर्थन किया और जाल सहित एक ही दिशा में उड़ने लगी। शिकारी को यह अद्भुत नजारा देखकर बहुत आश्चर्य हुआ। चिड़िया आकाश में उसके जाल सहित उड़ी चली जा रही थीं। शिकारी उनके पीछे भागा, पर चिड़िया ऊंची और ऊंची उड़ती चली गई। वह नदी और पहाड़ों को पार करती हुई एक पहाड़ी पर पहुंची। चिड़ियों के मुखिया ने अपने मित्रों को सहायता के लिए पुकारा और बच्चों, एक छेद से एक चूहा तुरंत बाहर आ गया। प्रिय मित्र, क्या मैं तुम्हारी कुछ सहायता कर सकता हूँ? देखो, हम सब एक साथ इस जाल में फंस गए हैं। एक आप ही हैं जो हमारी सहायता कर सकते हैं। चिड़ियों की मुखिया ने बड़ी नम्रता से चूहे से प्रार्थना की। हाँ हाँ, अवश्य, मुझे तुम्हारी सहायता करने में बहुत प्रसन्नता होगी। सबसे पहले मैं तुम्हें बाहर निकालता हूँ। चूहे ने बड़े प्यार से मुखिया से कहा। नहीं 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 चूहे भाई, तुम पहले मेरे मित्रों को बाहर निकालो, चिड़ियों के मुखिया ने कहा। चिड़ियों के मुखिया का यह स्नेह देखकर चूहा बहुत प्रसन्न हुआ। उसने तुरंत अपने पैने दांतों से जाल को काटकर सारी चिड़ियों को रिहा कर दिया। सभी चिड़ियों ने अपने मुखिया सहित चूहे को सच्चे मन से धन्यवाद दिया और अपने घोंसले की तरफ उड़ने लगे। एकता की शक्ति कितनी महान है। बातें करने वाली गुफा। बहुत समय पहले एक घने जंगल में एक शेर रहता था। हाँ, वही तो जंगल का राजा भी था। जंगल के सभी जानवर इस राजा से बहुत डरते थे। एक दिन भोजन की खोज में शेर जंगल की एक गुफा में पहुंचा, पर वहाँ तो कोई नहीं था। इस गुफा में जरूर कोई रहता होगा, मैं उसके आने का इंतजार करूंगा। अब तो मैं स्वादिष्ट भोजन खाकर ही यहाँ से जाऊंगा। शाम को सियार गुफा का मालिक वापस आया। शेर के पंजों के निशान अपनी गुफा के सामने देखकर सियार बहुत हैरान हुआ। अब वह होशियार हो गया। अगर मैं अंदर गया तो खतरा हो सकता है, पर पता कैसे लगाया जाए कि शेर अंदर है या नहीं। सियार सोचने लगा और बच्चों, उसे एक उपाय सूझा। सियार जोर से चिल्लाया, हे गुफा! अरे, मेरा भोजन आ गया। सियार की आवाज सुनकर शेर चौंकन्ना हो गया, पर चुप ही रहा, कुछ नहीं बोला। सियार ने दोबारा गुफा को बुलाया, हे गुफा, आज तुम चुप क्यों हो? शेर को यह सुनकर बहुत आश्चर्य हुआ, पर वह चुप ही रहा। सियार ने फिर कहा, हे गुफा, रोज तो तुम मेरे आने पे मेरा स्वागत करती हो, आज तुम्हें क्या हो गया? क्या तुम नाराज हो? अगर तुम न बोली तो मैं वापस चला जाऊंगा। अब शेर ने सोचा, अगर अब भी मैं जवाब न दिया तो मेरा रात्रि का भोजन हाथ से निकल जाएगा। शायद गुफा मुझसे डरकर अपने मालिक को जवाब नहीं दे रही होगी। अब मैं ही गुफा की तरफ से उत्तर दूंगा और सियार को अंदर बुलाऊंगा। जैसे ही शेर ने दहाड़ मारने के लिए मुंह खोला, सियार वहां से भाग निकला। छोटी सी समझदारी और बचाई जान प्यारी। बहुत समय पहले यमुना नदी के किनारे एक चतुर बंदर रहता था। वही नदी के एक तट पर मगरमच्छ की एक जोड़ी रहती थी, जो इस बंदर को रोज रसीले फल खाते हुए देखती थी। एक दिन मगरमच्छ की पत्नी ने अपने पति से कहा, यह बंदर रोज पेड़ से मीठे रसीले फल खाता है, इसका दिल खाने में कितना स्वाद होगा। क्या आप मेरे लिए उसका दिल ला देंगे? ऐसा कैसे हो सकता है? पति मगरमच्छ ने आश्चर्य से कहा, वो तो पेड़ पर रहता है, मैं तो पेड़ पर चढ़ नहीं सकता। बुद्धू, तुम कभी अपनी बुद्धि का इस्तेमाल स्वयं नहीं कर सकते। मेरे पास एक योजना है, तुम मेरी बात आकर ध्यान से सुनो। बस बच्चों, दोनों पति पत्नी ने अपनी ओर से एक योजना बनाई
और पति मगरमच्छ जा पहुंचा बंदर के पास और बड़ी नम्रता से बोला, क्या आप मुझे भी कुछ मीठे रसीले फल दे सकते हैं? बंदर ने तुरंत कुछ अच्छे बढ़िया फल मगरमच्छ को दे दिए। मगरमच्छ ने फल खाए और बोला, ये फल तो उतने मीठे नहीं हैं, जितने मीठे फल मैंने नदी के उस पार खाए थे। मेरी समझ से वो फल सबसे मीठे फल हैं। अब बंदर सोच में पड़ गया और बोला, मैं वहाँ जाना तो चाहता हूँ, परंतु ना तो मैं उतना ऊंचा कूद सकता हूँ और ना ही मुझे तैरना आता है। बस मगरमच्छ तो यही चाहता था। बोला, तुम्हें इसकी चिंता करने की आवश्यकता नहीं है, तुम बस मेरी पीठ पर बैठ जाओ, मैं तुम्हें नदी के उस पार ले चलूंगा। बंदर खुशी से मगरमच्छ की पीठ पर बैठ गया। जब मगरमच्छ नदी के बीच में पहुंचा तो बच्चों वह नीचे और नीचे की तरफ बढ़ने लगा। बंदर डर के मारे चिल्लाया, आप इतना नीचे क्यों तैर रहे हैं? प्रिय मित्र, मेरी पत्नी ने तुम्हारा हृदय खाने की इच्छा प्रकट की है, इसीलिए मैं तुम्हें अपनी पत्नी के पास ले जा रहा हूँ। बंदर बहुत जोर से हंसा। अपना दिल तो मैं पेड़ पर ही छोड़ आया। अगर तुमने मुझे पहले बताया होता तो मैं अपना दिल साथ लेकर आया होता। यह कहकर बंदर मुस्कुराया। चलो अभी जल्दी चलकर अपना दिल पेड़ पर से ले आए। जैसे ही मगरमच्छ नदी के किनारे पहुंचा, बंदर कूदकर नदी के तट पर पहुंचा और अपने पेड़ पर जा बैठा। समझदारी और हाजिर जवाबी से जान कैसे बचाई जा सकती।